बढ़िया चांस था उनके लिए नंबर 5 पे खेलने का, बट उस दिन मैंने डिसाइड किया कि ये कहानी उस एक दौर की है जब लंका की धरती में बांग्लादेशी नागों का आतंक था और इस आतंक की गवाही था उनका ये नागिन नाच। That's become a very common celebration. लंका को लंका में पराजित कर बांग्लादेश संपूर्ण लंका वासियों का अपमान कर रहा था। लंका की इस हार के बाद इन नागों के निशाने में था अपना भारत। बांग्लादेशी नागों का बढ़ रहा ये वर्चस्व अब फाइनल तक आ पहुंचा था। इनके मंसूबे साफ थे कि अब भारत को पराजित करो और संपूर्ण भारत के सामने अपना नागिन डांस करो। बंगला का ये घमंड पूरी तरह चरम पर था, क्योंकि जिस लंका को बांग्लादेश ने पराजित किया था वही लंका लीग स्टेज में टीम इंडिया को पहले पराजित कर चुका था। टीम इंडिया एक नए कप्तान और एक नई टीम के साथ लंका के मैदान पर थी। अब इस यंग भारत के सामने थे बांग्लादेशी नाग। भारत के सामने अब चुनौती थी इन बांग्लादेशी नागों की। इस चुनौती के लिए तैयार था हिटमैन और हिटमैन का प्लान भी, एक ऐसा प्लान जिसे याद करके आज भी बांग्लादेश और बांग्लादेश के लोग कांप उठते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डॉक्यूमेंट्री का स्पेशल एपिसोड द रिवेंज ऑफ नागिन डांस। मार्च 2018 कोलंबो का ये मैदान। दोनों टीमों के कप्तान अब मैदान पर थे। लंका और भारत के लोगों से भरा हुआ यह स्टेडियम उस दिन उस नाच के अंत का गवाही बनने वाला था। कप्तान रोहित ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बंगला की ओर से ओपन कर रहे थे तमीम इकबाल और लिट्ठन दास। इन दोनों बल्लेबाजों ने एक शानदार शुरुआत दी। शुरुआती 3 ओवर में बांग्लादेश 26 रन बना चुका था। ऐसे में कप्तान रोहित ने सुंदर को आक्रमण पर बुलाया। सुंदर ने आक्रमण में आते ही सबसे पहले लिट्ठन दास को अपना शिकार बनाया। उसके बाद 5वें ओवर में यजुर्वेंद्र चहल ने बांग्लादेशी ओपनर्स का फन को चल दिया। बंगला के दोनों ओपनर अब मैदान छोड़ चुके थे, लेकिन चहल का पलटवार अभी भी जारी था। ठीक 3 गेंद बाद चहल ने एक बार फिर से सौम्या की सरकार गिरा दी। पावर प्ले खत्म होते होते बांग्लादेश मैच 40 रन बना पाता है और अपने 3 बड़े विकेट खो चुका था। शुरुआती 3 ओवर में 26 रन बनाने वाला बांग्लादेश अगले 3 ओवर में मैच 14 रन बना पाता है और अपने 3 बड़े विकेट बैक टू बैक खो चुका था। परंतु रहीम और रहमान ने बंगला को संभालने का प्रयास किया और इन दोनों के संघर्ष के चलते बांग्लादेश 10 ओवर में 68 रन बना चुकी थी। इस साझेदारी को तोड़ने के लिए कप्तान रोहित ने अपने वाम अस्त्र यानी यजुर्वेंद्र चहल का प्रयोग किया और उम्मीद के मुताबिक चहल ने रहीम को अपना शिकार बनाकर बंगला को एक और बड़ा झटका दिया। बांग्लादेश के शुरुआती 4 बल्लेबाज अब पवेलियन की राह पकड़ चुके थे, परंतु सब्बिर रहमान का संघर्ष अभी भी जारी था। रहमान के संघर्ष के बदौलत बंगला का स्कोर 15 ओवर में 110 था। 16वें ओवर तक सब्बिर रहमान का अर्धशतक आ चुका था। अर्धशतक के बाद सब्बिर रहमान और विस्फोटक हो चुके थे। 17वें ओवर में सब्बिर रहमान ने विजय शंकर को बैक टू बैक 2 बड़े शॉट खेल करके विजय के इस ओवर में 14 रन कोट देते हैं। सब्बिर का विस्फोट अब प्रारंभ हो चुका था, परंतु इस विस्फोट के बीच में एक गलतफहमी और उस गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं साकिब अल हसन। साकिब के आउट होने के बाद भी बांग्लादेशी नागों का आक्रमण जारी रहता है। विजय और शार्दुल की खराब गेंदबाजी के चलते 18वें ओवर तक बांग्लादेश 145 रन बना चुकी थी। 19वें ओवर में उनादकट ने सब्बिर रहमान का विकेट लेकर के टीम इंडिया को कुछ हद तक राहत दी, परंतु तब तक सब्बिर रहमान 50 गेंदों में 77 रनों की एक ताबड़तोड़ पारी खेल चुके थे। अब बांग्लादेश की पारी का 1 ओवर बाकी था और उस ओवर को फेंक रहे थे लॉर्ड शार्दुल। शार्दुल के इस आखिरी ओवर में मेहदी हसन मिराज 18 रन कूट दिए और इन 18 रनों की बदौलत बांग्लादेश के खाते में 166 रन हो चुके थे। 40 रन पर अपने 3 विकेट खोने के बाद बांग्लादेश अब 166 के एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच चुकी थी। ये रहा बांग्लादेशी बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड और ये रहा इंडियन गेंदबाजों का स्कोर कार्ड। अब टीम इंडिया को 120 गेंदों में 167 रन बनाने थे, परंतु बिना विराट बिना माही के ये स्कोर टीम इंडिया के लिए आसान नहीं होने वाला था।
ऐसे में संपूर्ण जिम्मेदारी कप्तान हिटमैन और ओपनर शिखर के कंधों में थी। ऐसे में उम्मीद थी कि रोहित और शिखर टीम इंडिया के लिए एक शानदार शुरुआत करेंगे और इस शुरुआत की बदौलत टीम इंडिया बड़े आराम से इस लक्ष्य को अचीव कर लेगी। और इसी उम्मीद के साथ संपूर्ण भारत इस मैच को देख रहा था। टीम इंडिया के दो सबसे अनुभवी बल्लेबाज रोहित और धवन अब मैदान पर थे। मैच के पहले ही ओवर में दोनों टीमों के कप्तान आमने सामने थे। ऐसे में टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने बांग्लादेशी कप्तान साकिब अल हसन का इस चौके के साथ स्वागत किया। बांग्लादेश शुरुआत से ही अपने स्पिन के साथ टीम इंडिया पर प्रहार करना चाहता था और अपने इस प्रहार को पलटवार में बदलने के लिए बांग्लादेशी कप्तान ने अपने दूसरे स्पिनर मेहदी हसन मेराज को पारी के दूसरे ही ओवर में इस्तेमाल कर लिया। कप्तान रोहित शर्मा ने मेहदी हसन को 2 छक्के और 2 चौके लगाकर 17 रन कूट दिए। टीम इंडिया पावर प्ले में एक शानदार शुरुआत कर चुकी थी। कप्तान रोहित शर्मा बांग्लादेशी गेंदबाजों पर टूट पड़े थे। बांग्लादेश शुरुआत से बैकफुट पर नजर आ रही थी, परंतु बांग्लादेशी कप्तान साकिब अल हसन ने शिखर को अपना शिकार बनाकर बांग्लादेश का मिनी कमबैक कराया। सुरेश रैना के इस विकेट के साथ बांग्ला का ये मिनी कमबैक अब महा कमबैक में बदल चुका था। परंतु उस दिन कप्तान रोहित के इरादे कुछ अलग ही थे। एक तरफ से टीम इंडिया बैक टू बैक अपने बड़े विकेट खो रही थी, वहीं कप्तान रोहित शर्मा बांग्लादेशी नागों की पिटाई कर रहे थे। उस दिन कप्तान रोहित शर्मा ने अकेले पावर प्ले में 39 रन बना डाले। अब पावर प्ले खत्म हो चुका था और टीम इंडिया का स्कोर 56 पर 2 विकेट था। पावर प्ले अब खत्म हो चुका था और सब कुछ टीम इंडिया के कंट्रोल में था। रिक्वायर्ड रन रेट टीम इंडिया के मुताबिक चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये मैच पूरी तरह टीम इंडिया के कंट्रोल में है और टीम इंडिया को एक तरफा जीत मिलेगी। लेकिन 10वें ओवर में टीम इंडिया केएल राहुल का विकेट खो चुकी थी। अब अगले 60 गेंदों में टीम इंडिया को 83 रनों की जरूरत थी। रन रथ पर सवार रोहित का वो बल्ला अर्धशतक के करीब पहुंच चुका था। 12वें ओवर में हिटमैन की 50 होती है और इस 50 के बाद टीम इंडिया को कप्तान रोहित के रूप में सबसे बड़ा झटका लगा जब इस्लाम के इस बॉल ने बांग्लादेश की उम्मीदों पर 4 चांद लगा दी। 42 गेंदों में 56 रन बनाकर कप्तान रोहित शर्मा अब टीम इंडिया का साथ छोड़ चुके थे। 15 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। टीम इंडिया 115 रनों पर अपने 4 विकेट खो चुकी थी। अब रिक्वायर्ड रन रेट 11 के करीब जा चुका था। यहाँ से टीम इंडिया को अगर ये मैच जीतना है तो अगली 30 गेंदों में 52 रनों की जरूरत थी। कप्तान के विकेट के बाद टीम इंडिया एक रन को मोहताज थी। ना तो मनीष के बल्ले से रन निकल रहे थे और ना ही शंकर में जादू दिख रहा था। अब एक बार फिर से बांग्लादेशी नागों का डोमिनेंस टीम इंडिया पर था। उनकी इस किफायती गेंदबाजी की बदौलत टीम इंडिया अगली 18 गेंदों में महज 18 रन बना पाती है। भारत के 5 विकेट गिर चुके थे, लेकिन टीके अभी भी मैदान पर नहीं थे। कप्तान रोहित की ये कप्तानी तमाम दिग्गजों के समझ से परे थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उस दिन कप्तान रोहित के दिमाग में क्या चल रहा था। टीम इंडिया को यह मैच जीतने के लिए अगली 12 गेंदों में 34 रनों की जरूरत थी। भारत जिस हिसाब से बल्लेबाजी कर रहा था उस हिसाब से भारत ये मैच पहले हार चुका था। तब ऐसे हालात में एंट्री होती है द अनफिनिश्ड फिनिशर टीके की। अब संपूर्ण भारत की निगाहें टीके पर थी और टीके की निगाहों में संपूर्ण बांग्लादेश था। 7 नंबर पर बल्लेबाजी करने आए टीके और टीके के पास 2 ऑप्शन थे। या तो वो उस दिन उस मैच को जिताकर संपूर्ण भारत के लिए हीरो बन जाएं या फिर उस दिन उस मैच का विलेन। ऐसे हालात में अब आखिरी 12 गेंदों का खेल प्रारंभ होता है। 19वें ओवर की पहली बॉल और पहली बॉल पर टीके ने एक शानदार छक्का लगाया। 19वें ओवर की दूसरी बॉल और टीके का शानदार चौका। तीसरी बॉल पर एक बार फिर से छक्का। टीके ने शुरुआती 3 गेंदों में 16 रन कूट करके ये मैच बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया। अब अगली 9 गेंदों में टीम इंडिया को 18 रनों की जरूरत थी। 19वां ओवर खत्म होते होते टीके ने टीम इंडिया के लिए 22 रन बटोर दी। अब ये मैच जीतने के लिए अगली 6 गेंदों में 12 रनों की जरूरत थी। अब अगली 6 गेंदें डिसाइड करने वाली थी कि ये मैच, ये फाइनल या तो भारत के शेर जीतेंगे या फिर बांग्लादेशी नाग। आखिरी ओवर में साकिब ने सौम्य सरकार को बॉल थमा दी। टीम इंडिया के लिए मेन स्ट्राइक पर थे विजय शंकर, वही शंकर जिसका बल्ला इस मैच का विलेन था। क्योंकि जिस हिसाब से शंकर टीम इंडिया के लिए बल्लेबाजी कर रहे थे उस हिसाब से भारत की पराजय तय थी। परंतु सौम्या की पहली बॉल और वाइड, दूसरी बॉल विजय डॉट खेल जाते हैं। तीसरी बॉल पर 1 रन। शुरुआती 2 गेंदों में 2 रन आ चुके थे। अब अगली 4 गेंदों में 10 रनों की जरूरत थी, परंतु टीके ने 1 रन लेकर के
विजय को एक बार फिर से स्ट्राइक पर ला दिया। ओवर की चौथी बॉल। अब यह मैच किसी भी तरह भारत के हाथ में नहीं था, क्योंकि विजय के बल्ले से ना तो बॉल टकरा रही थी और ना ही विजय के बल्ले से रन निकल रहे थे। परंतु चौथी बॉल पर विजय ने एक चौका लगाकर भारत की उम्मीदों को जिंदा रखा। अब अगली 2 गेंदों में 5 रनों की जरूरत थी और विजय एक बड़े शॉट के प्रयास में कैच आउट हो जाते हैं। मैच के सारे समीकरण अब पूरी तरह बांग्लादेशी नागों के पक्ष में जा चुके थे। इस फाइनल मैच की ये फाइनल बॉल बाकी थी और मेन स्ट्राइक पर टीके नाम का तूफान था। संपूर्ण भारत उंगलियां कस करके बैठा था। लंका भी बांग्लादेशी नागों की पराजय देखना चाहता था। मैच अपने हाई इंटेंसिटी को पार कर चुका था। 2 देशों की पब्लिक एक साथ मिल करके एक शॉट का इंतजार कर रही थी। लोगों का जश्न अब दुआओं में बदल चुका था। अब सबके मन में दुआएं थी। उस दिन टीके के लिए संपूर्ण भारत, संपूर्ण लंका एक साथ एक स्वर में प्रार्थना कर रहा था। मैच की आखिरी बॉल। भारत को जीतने के लिए चाहिए 5 रन। सरकार के हाथ पर बॉल और सामने दिनेश कार्तिक। सरकार ने ऑफ साइड में फुल लेंथ की बॉल फेंकी और दिनेश कार्तिक का ये शॉट फ्लैट 6। देखते ही देखते उस खामोश ग्राउंड में नागों के फन निकल चुके थे। संपूर्ण लंका उन बांग्लादेशी नागों के सामने नागिन डांस कर रहा था। भारतीय सिर्फ दिनेश कार्तिक बेधड़क अपने अंदाज में दहाड़ रहा था। चारों तरफ स्टेडियम में इंडिया इंडिया टीके टीके की गूंज थी। देखते ही देखते दिनेश कार्तिक उस दिन 2 देशों का हीरो बन चुका था। कार्तिक के एक छक्के ने बांग्लादेशी नागों के जबड़े से उस दिन जीत छीन ली थी। टीम इंडिया के डगआउट में जश्न का माहौल था। सारे खिलाड़ी दौड़ करके मैदान में आ पहुंचे थे। कोई टीके को उछाल रहा था तो कोई टीके को शाबाशी दे रहा था। कहते हैं कि यह मैच कई बेहतरीन मैचों में से एक है और इस मैच को बांग्लादेश अभी भी याद करके रो देता है। उस दिन डीके ने महज 8 गेंदों में 29 रनों की पारी खेली थी। के ऊपर से छक्का मारकर न सिर्फ भारत को जीत दिलाई, भारत को ट्रॉफी दिलाई, बल्कि ड्रेसिंग रूम की इज्जत भी रख ली। दिनेश कार्तिक ने ऐसी पारी खेली है कि इस वक्त हिंदुस्तान का हर आदमी सिर्फ उनका नाम ले रहा हूं। दिनेश कार्तिक ने सिर्फ 8 गेंद में 29 रन बनाकर भारत को जीत दिलाई। फाइनल में भारत की शानदार जीत। आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर जिताया दिनेश कार्तिक। एक शानदार पारी दिनेश कार्तिक ने खेली, जिसके बदौलत टीम इंडिया ने कप पर कब्जा कर लिया है। ये रहा इंडियन बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड और ये रहा बांग्लादेशी गेंदबाजों का स्कोर कार्ड। उस मैच के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने भारत के झंडे के साथ लंका के झंडे को फहराकर लंका के उस अपमान का बदला लिया था। उस दिन मैंने डिसाइड किया कि विजय को भेजूंगा ऊपर। अच्छा। क्योंकि मैं चाहता था कि एक एक्सपीरियंस प्लेयर नीचे रहे और वो उनको पसंद नहीं हुआ। वो उनको पसंद नहीं आया। बट मैंने सोचा कि उनके डेथ में डालने के लिए 2 एक्सपीरियंस बॉलर है, मुस्तफिजुर और रूबेल हुसैन, और उन्होंने उस टूर्नामेंट में अच्छी डेथ बॉलिंग की थी। तो मैं चाहता था कि दिनेश रहे उस टाइम पे। एक्सपीरियंस बॉलरों के अगेंस्ट एक्सपीरियंस बैट्समैन का रहना जरूरी होगा। उम्मीद है कि आपको हमारी आवाज, हमारे अंदाज में ये मैच स्टोरीज, ये कहानी पसंद आई होगी। तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द डॉक्यूमेंट्री को। और अगर आपको हमसे कुछ पूछना है या फिर बात करनी है तो आइए हम मिल करके बात करते हैं इंस्टाग्राम पर। हमारे इंस्टा की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।